हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। आप सभी को बता देते हैं कि आज क्लास 11 का एक नया चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नंबर है 22। क्लास 11 का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 22वां चैप्टर है। और ये भी बता देते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। जस्ट इसके हम लोग पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर नंबर 21। वो क्या था? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन ये क्या है? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि दोनों में समन्वय ही है, दोनों चैप्टर में क्या है? समन्वय ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछला चैप्टर भी था समन्वय के बारे में, और ये चैप्टर भी किसके बारे में है? समन्वय के बारे में। लेकिन जो पिछला चैप्टर था वो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय था, यानी कि पिछले चैप्टर में शरीर का जो भी काम है वो किसके से समन्वय हो रहा था? किसके द्वारा समन्वय हो रहा था? तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा। और वहीं पर उसी चैप्टर में भी बताए थे कि किसी भी चीज का समन्वय या शरीर के अंगों में किसी भी कार्यों का समन्वय सिर्फ अकेला तंत्रिका तंत्र नहीं करता, एक और चीज होता है जो करता है। बताइए क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र। कौन करता है? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों मिल करके हमारे शरीरों के कार्यों, सभी शरीर के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है या उसे समन्वय करता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो पिछला चैप्टर में समन्वय पढ़े, किसके द्वारा पढ़े? तंत्रिका द्वारा। लेकिन इस चैप्टर में भी समन्वय पढ़ेंगे, लेकिन किसके द्वारा पढ़ेंगे? रासायनिक द्वारा। अब रासायनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि वो समन्वय जो हम किसी रसायन के वजह से कर दें। किसके वजह से कर दें? रसायन के वजह से। जैसे पिछला चैप्टर में बताए थे समन्वय क्या होता है। समन्वय वही होता है जो दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता को क्या कर दे? बढ़ा दे। अच्छा, जब वो काम किसके द्वारा हो? तंत्रिका द्वारा हो, तो उसको तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय बोल रहे थे। लेकिन जब ये काम यहाँ पर इस चैप्टर में रसायन द्वारा हो, हार्मोन द्वारा हो, उसको बोलेंगे रासायनिक समन्वय। उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समन्वय। तो इस चैप्टर का थीम यही है, इस चैप्टर का मोड यही है कि पिछला चैप्टर में तंत्रिका तंत्र पढ़े, इस चैप्टर में अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। और अंतःस्रावी तंत्र जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो बहुत सारा ग्रंथि होता है जो क्या करता है? हार्मोन को स्रावित करता है। किसका श्रवण करता है? एक रसायन पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन, इसी को स्रावित करता है। ठीक है, तो और देखिए, शरीर के जिस स्थान पर तंत्रिका तंतु, शरीर के जिस स्थान पर तंत्रिका तंतु तंत्रिकियान नहीं हो पाता है, तंत्रिकियान नहीं हो पाता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, छोटा छोटा अंग है। ठीक है, मान लीजिए वहां पर तंत्रिका तंत्र है, लेकिन वो उसके कार्य को समन्वय नहीं कर सकता है, उसके कार्य को नहीं मतलब नियंत्रित कर सकता है। तो वहां पर तंत्रिका तंतु अगर जो काम नहीं कर रहा है तो वहां पर कौन काम करेगा? उस स्थान पर हार्मोन कार्य करता है। उस स्थान पर कौन कार्य करता है? हार्मोन कार्य करता है। इसी को बोलते हैं रासायनिक समन्वय। इसी को क्या बोल देंगे? रासायनिक समन्वय बोल देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा चैप्टर के बारे में यही है कि पिछला चैप्टर पढ़े थे तंत्रिका तंत्र, और ये चैप्टर पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथि आता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? वह ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करे, वह ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करे। तो इस चैप्टर में समन्वय पढ़ना है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ना है? हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन क्या हो गया? एक रासायनिक पदार्थ हो गया। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, आगे बताएंगे भी। तो जो समन्वय किसी हार्मोन के द्वारा हो या किसी रसायन के द्वारा हो, वैसे समन्वय को रासायनिक समन्वय कह देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बताएंगे कि हमारे में शरीर में 3 ग्रंथि होता है। शरीर में कितना ग्रंथि होता है? 3 ग्रंथि। कौन कौन? एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अब तीनों स्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे
और ये जानेंगे कौन ग्रंथि क्या होता है, कौन ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, कैसे कार्य करता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही इसका इंट्रोडक्शन में उतार लीजिए। अब आगे हम ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। अब पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। अब कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथि के बारे में। तो अभी अभी चैप्टर स्टार्ट किए और उसमें बताया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र में क्या क्या होता है, यानी कि ग्रंथि क्या होता है। तो हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो हम एक साइड क्या किए, अंतःस्रावी ग्रंथि लिख दिए यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर बीच में क्या लिख दिए, बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर इधर लिख दिए मिश्रित स्रावी ग्रंथि यानी कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो तीनों ग्रंथि हम लिख दिए, ठीक है। अब जानेंगे कि ये ग्रंथि होता क्या है और ये ग्रंथि जो है ये सब किसका स्रवण करता है, कहाँ स्रवण करता है और किस ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन ग्रंथि हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ये नलिका विहीन ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? नलिका विहीन ग्रंथि। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होगा उसके पास नली नहीं पाया जाता। उसके पास क्या नहीं पाया जाता? नली नहीं पाया जाता। ये नलिका विहीन होता है, ठीक है। लेकिन जो बहिस्रावी ग्रंथि है ये नलिका युक्त होता है। इसका मतलब इसमें नली पाया जाता है। इसमें नली क्या होता है? पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं पाया जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में नली पाया जाता है। तो जिसमें नली नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। तो नलिका विहीन ग्रंथि कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन जिसमें नली पाया जाता है उसको बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथि। तो नलिका युक्त ग्रंथि कौन है? बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब इधर जो है मिश्रित स्रावी ग्रंथि, ये नलिका विहीन हो भी सकता है और नलिका युक्त भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसका एक अलग केस चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में उसमें नहीं बताया। आगे देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका काम क्या है? वो हार्मोन को स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको स्रावित करती है? हार्मोन को। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो किसको स्राव करता है? हार्मोन को, ठीक है। उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है वो एंजाइम, लार, म्यूकस, पसीना इन सभी चीजों को स्रावित करती है। उसे क्या कह देंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि कह देंगे, ठीक है। और जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है, दोनों को स्रावित करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अंतःस्रावी ग्रंथि सिर्फ हार्मोन का स्रवण करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का भी करता है, लार का भी करता है, म्यूकस का भी करता है, पसीना का भी करता है, इन सभी चीजों को करता है, लेकिन हार्मोन का स्रवण नहीं करता है। हार्मोन का स्रवण सिर्फ कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाकी इन सभी चीजों को स्रवण कौन करता है? बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। लेकिन ये जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित मतलब मिला हुआ। तो देखिए ये हार्मोन निकाल रहा है। ये क्या निकाल रहा है? हार्मोन। तो यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा भी काम कर रहा है, ठीक है। और ये एंजाइम भी निकाल रहा है, यानी कि ये बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा भी काम कर रहा है। इसीलिए इसको बोले हैं मिश्रित स्रावी ग्रंथि। इसलिए इसको क्या बोले? मिश्रित स्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब ये सब चीजों को श्रवण करता है। आगे देखिए, जब अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्रावन करता है तो ये सीधे रक्त में से स्रावित करता है। कहाँ स्रावित करता है? सीधे रक्त में। क्यों सीधे रक्त में करता है? क्योंकि इसके पास नली नहीं पाया जाता। इसके पास नली नहीं पाया जाता तो हार्मोन को निकालता है और सीधे रक्त में प्रवाहित कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये सब है इसमें तो नली पाया जाता है, इसमें नली पाया जाता है। तो जब नली पाया जाता है तो ये अपने स्रावी को शरीर के सतह पर छोड़ता है। ये अपने स्रावी को कहाँ छोड़ता है? शरीर के सतह पर प्रवाहित करता है। जैसे यहाँ है पसीना ग्रंथि, तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? तो निकल के कहाँ आता है? बाहर आता है, यानी कि शरीर के सतह पर आता है। तो जो भी बहिस्रावी ग्रंथि है वो अपने स्राव को शरीर के सतह पर स्रावित करता है। वो अपने स्राव को कहाँ स्रावित करता है? शरीर के सतह पर स्रावित करता है। और जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है ये सतह पर भी कर सकता है और रक्त में भी कर सकता है। दोनों, ये दोनों क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो जब हार्मोन निकालेगा तो सीधे रक्त में, और जब एंजाइम निकालेगा तो वही शरीर के सतह पर। तो इसमें दोनों कंडीशन है, इसलिए इसमें नहीं लिखी, ठीक है।
आगे देखिए, अब देखते हैं उदाहरण। अब क्या देखते हैं उदाहरण कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हमारे शरीर में जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, उसका कौन कौन सा उदाहरण दिया हुआ है। एक सेकेंड, लाइट चली गई। अब इसका एग्जाम्पल बचा हुआ है। अब इसका क्या बचा हुआ है, एग्जाम्पल बचा हुआ है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या क्या एग्जाम्पल है, देखिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, फिर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, फिर है पीनियल ग्रंथि, फिर है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, फिर है पैराथायरॉइड ग्रंथि, फिर है थाइमस ग्रंथि, और उसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। तो इतना सभी, ये क्या हुआ, लाइट कटा और अपने आप आ गया। अभी भी लाइट कटा था तो हम जाके इन्वर्टर चालू किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। देखिए इधर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके अंतर्गत बहुत सारा ग्रंथि आता है। ये सब किसका उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण। ओके, बहिस्रावी ग्रंथि में हमारे शरीर में क्या क्या उदाहरण है, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, सेरुमेन ग्रंथि, मायोबिन ग्रंथि, सेबेसिस ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि इत्यादि। तो ये सब जो उदाहरण है, ये सब कौन सा ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि में मात्र 3 ग्रंथि दिया हुआ है। कितना ग्रंथि दिया हुआ है, 3 ग्रंथि। कौन कौन, एक है अग्नाशय ग्रंथि, एक है अंडाशय ग्रंथि, और एक है वृषण ग्रंथि। तो ये जो तीनों ग्रंथि है, ये किसका उदाहरण है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो अभी अभी हमने क्या किया, अब मानव शरीर में पाए जाने वाले 3 ग्रंथि है। कितना ग्रंथि है, 3 ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं होता, बहिस्रावी ग्रंथि में नली होता है। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को स्रवण करता है, बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम, पसीना, लार, म्यूकस, ये सभी का स्रवण करता है। और ये जो है मिश्रित स्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन को भी स्रवण करता है और एंजाइम का भी स्रवण करता है, दोनों का स्रवण करता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि अपने स्रवण को सीधे रक्त में प्रवाहित कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें नली नहीं है। जो बहिस्रावी ग्रंथि है, इसके पास नली है, तो ये अपने स्रावी को शरीर के सतह पर छोड़ता है, ठीक है। और ये इसमें दोनों कंडीशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा उदाहरण, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायरॉइड ग्रंथि हो गया, और एड्रिनल ग्रंथि हो गया। इस प्रकार से इसमें बहुत सारा ग्रंथि है। तो ये सब उदाहरण किसका है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक है। और बहिस्रावी ग्रंथि में बहुत सारे उदाहरण है, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, सेरोमिन ग्रंथि, मायोबियन ग्रंथि, से सिबेसिस ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि है। तो ये सब ग्रंथि किसका उदाहरण है, बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि का उदाहरण 3 है, एक हो गया अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए, अब इस तीनों ग्रंथि के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना, इस तीनों ग्रंथि के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। तो आपके किताब में 2 ग्रंथि के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। किसके किसके बारे में, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का ये सारा ग्रंथि पढ़ना है, और एक बहिस्रावी ग्रंथि का ये सारा ग्रंथि पढ़ना है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, फिर पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। इस प्रकार से एक एक करके सभी ग्रंथि को खत्म करेंगे और देखेंगे कौन ग्रंथि क्या होता है, कौन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, और कौन सा ग्रंथि किस हार्मोन का स्रवण करता है, ठीक है। ये सब देखेंगे। तो अभी अभी क्या हुआ है, तीनों ग्रंथि के बारे में बता दिए। अब ये जानेंगे कि ग्रंथि ये शरीर में, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका लोकेशन एक बार व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, एक एक करके हम सारा ग्रंथि को पढ़ेंगे। अब देखेंगे, ये जो अभी आपके सामने बोर्ड पर फोटो दिख रहा है, ये हमारे शरीर है। ये क्या है, हमारे शरीर का बनावट है। ऐसा ही तो होता है शरीर का बनावट, ठीक है। इसमें जो फोटो बना हुआ वो ऐसे बना हुआ, ऐसे करके, ऐसे हाथ रखा हुआ है पीछे में। तो एक हाथ तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक हाथ पीछे में रखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेल है या फीमेल है, कोई भी पुरुष है या मानव है या स्त्री है, कुछ भी है, मानव है। किसका तस्वीर है, ये मानव का तस्वीर है। ये तस्वीर में आपको ये दर्शाया जाएगा कि कौन सा ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित है, कौन सा ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित है। तो देखिए, हम इसमें लेवल कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। तो दिमाग में बोले थे कौन ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर कौन ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है।
उसके नीचे होता है ये पीयूष ग्रंथि, उसके नीचे कौन ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि होता है ये, ठीक है। और इधर जो होता है ये होता है पीनियल ग्रंथि, ये कौन ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और पूरा डिटेल कहाँ होता है वो आगे बताएंगे जब इसके डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है। जब ब्रेन में तीनों ग्रंथि खत्म हो गया, जब उसके नीचे आते हैं सॉरी, तो हमारे गले के पास दो ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि और उसी के पीछे होता है पैराथायराइड ग्रंथि। तो गले के दोनों साइड में जो ये ब्लू रंग से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, इसको कौन ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे, इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे में चार को ऐसे करके बूंदा बूंदा नींद होता है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ओके, अब ये जो श्वास नली नीचे होता है और यहाँ पर हमारा हृदय होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा हृदय, जस्ट हृदय के ऊपर क्या होता है, हृदय के ऊपर होता है एक ग्रंथि और इसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, इसको कौन ग्रंथि बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारा जो पेट होता है, पेट के पीछे एक और ग्रंथि होता है पत्ते जैसे आकार का, उसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, उसको कौन ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब जब किडनी वाला चैप्टर पढ़े, उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े, तो वहां पे बताए थे ये होता है किडनी और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क बलकुट, इसे क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बलकुट, अधिवृक्क बलकुट, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि हो गया, ठीक है, ओके। ये किडनी या किडनी के बारे में नहीं दिखाना, इसके ऊपर जो ग्रंथि है उसके बारे में दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये फोटो मेल का है, किसका फोटो है, मेल का, तो मेल में कौन सा ग्रंथि होता है, उसके वृषण कोश में दो गो वृषण होता है, उसके वृषण कोश में क्या होता है, वृषण होता है, ये हो गया वृषण ग्रंथि, ये कौन सा ग्रंथि हो गया, वृषण ग्रंथि। और ये वृषण ग्रंथि किसमें पाया जाएगा, मेल में, वृषण ग्रंथि किसमें पाया जाएगा, मेल में। अगर ये फोटो फीमेल का होता, अगर ये फोटो किसका होता, फीमेल का होता, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि होता उस फीमेल में और उसको बोलते हैं अंडाशय ग्रंथि, उसको कौन सा ग्रंथि बोलते हैं, अंडाशय ग्रंथि। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अभी जो आपके सामने बोर्ड पे हम इस सारे डायग्राम को क्या किए हैं, लेवल किए हैं, तो इसमें ये सारा डायग्राम क्या बता रहा है कि कौन सा ग्रंथि हमारे शरीर में किस स्थान पे पाया जा रहा है, उस ग्रंथि का पोजीशन क्या है, यही अभी आपके सामने बताया है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सोचिए क्यों ना इसको बता दिया जाए। उसके बाद जब हम एक एक करके ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखाएंगे कि ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट दिमाग यहाँ पे आना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, तो देखिए फोटो में ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, इसलिए क्या किया हम सबको पहले से बता चुके हैं। क्लियर है। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही समाप्त होता है। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा एक एक करके हम सारे ग्रंथि को पढ़ेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो जितना भी ग्रंथि दिया हुआ है सभी ग्रंथि के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।